हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं राहुल गौतम आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर। और आज का वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 3 उत्पादन एवं लागत। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लागत के सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिएगा पूरी वीडियो में मेरे साथ और समझिएगा लागत के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, उत्पादन लागत या मौद्रिक उत्पादन लागत का अर्थ। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को एक निश्चित संयोग में मिलाने पर ही उत्पादन संभव है। उत्पादन के बारे में हमने काफी बात की और वहां पे समझा था इस बात को भी। प्रत्येक उत्पत्ति के साधन की अलग कीमत होती है तथा उत्पत्ति के एक साधन से दूसरे साधन को एक निश्चित सीमा तक प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। उत्पत्ति के साधन यदि महंगे हैं तो इसमें उत्पादन लागत बढ़ जाती है, यदि ये साधन सस्ते हैं तो उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम हो जाती है। ठीक है बात है जी, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि लागत क्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पत्ति के समस्त साधनों को दिया जाने वाला भुगतान ही उत्पादन लागत है। यह मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत तथा अवसर लागत के रूप में हो सकती है। उत्पादन समयावधि के आधार पर उत्पादन लागत को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले लागत को जरा समझिए, लागत क्या है। तो देखिए, हमारे पास उत्पादन का साधन क्या है, पहला भूमि। और भूमि के बदले हम क्या देते हैं, भूमि के बदले हम सामान्यतः किराया देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक भुगतान। श्रम को क्या देंगे सर, हम श्रम को सर हम देते हैं मजदूरी। श्रम को हम क्या देते हैं, मजदूरी, या हम इसको वेतन भी कह सकते हैं। फिर तीसरी चीज क्या होती है, पूंजी। पूंजी को हम देते हैं ब्याज। और फिर हमारे पास होता है साहसी। साहसी को हम देते हैं, साहसी को हम देते हैं लाभ। तो मैं जब इन सबको जोड़ दूंगा, किराया, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ, तो मेरी क्या बन जाएगी, लागत। तो लागत इक्वल्स टू किराया प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ और आदि, मतलब कुछ और भी इसके अलावा टर्मिनोलॉजी कुछ और हो सकती है, लेकिन भुगतान तो होगा उत्पादन के साधनों को। तो उत्पादन के साधनों को जो भुगतान हम कर रहे हैं वही हमारे लिए क्या है, लागत है। अब कई बार क्या होता है कि हम उत्पादन के साधनों को भुगतान नहीं कर रहे होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको भी हमें इकोनॉमिक्स में लागत में जोड़ देना चाहिए। तो दो तरह की लागतों के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। एक लागत होती है प्रत्यक्ष लागत और एक होती है गर्भित, मतलब कि इम्प्लाइड। एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है इम्प्लाइड। तो लागत जो है वो प्रत्यक्ष प्लस गर्भित लागत का योग है। तो प्रत्यक्ष लागत तो मैंने आपको बता दिया, ये उदाहरण हो गए। गर्भित लागत वह लागत होती है जो कि मालिक के द्वारा वहन की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि मालिक अपनी कोई प्रॉपर्टी उत्पादन के साधन के रूप में इस्तेमाल करता है लेकिन उसके बदले में वो किराया नहीं लेता है, तो वो गर्भित लागत है। जो साहसी है वो साहस के बदले में प्रॉफिट तो ले रहा है लेकिन उस उद्योग के लिए, उस उत्पादन इकाई के लिए वो कार्य भी करता है, उसके बदले में वो सैलरी नहीं ले रहा है, तो वो गर्भित लागत हो जाएगी, इम्प्लाइड कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को, कॉस्ट इज अ सम टोटल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको हम दे रहे हैं प्रत्यक्ष, और इम्प्लिसिट मतलब कि गर्भित जो लागत हमारी है उसको बोलते हैं। इन दोनों को योग को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में लागत। ठीक है, तो एक बाइफर्केशन ये था। दूसरा बाइफर्केशन हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन समयावधि के आधार पर उत्पादन लागत को हमने दो भागों में बांटा है। तो कौन कौन से वो दो भाग हैं, अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत।
शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट, दीर्घकालीन लागत है ना। पुनः इन्हें स्थिर लागत या पूरक लागत तथा परिवर्तनशील लागत या प्रमुख लागत में उपविभाजित किया जाता है। इन्हें कुल लागत, औसत लागत तथा सीमांत लागत में उपविभाजित किया जाता है। तो बात को समझिएगा कि हमने समय अवधि के आधार पर दो लागतें बना ली, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन को भी हमने क्या किया, अल्पकालीन लिख लेते हैं इसको हम, अल्पकालीन लागत। अब अल्पकालीन लागतें कौन सी लागतें होंगी सर? सर अल्पकालीन लागतें वो लागतें हैं जो कि परिवर्तनशील साधनों के लिए दी गई हैं, और अपरिवर्तनशील साधनों के लिए जो दी जाती हैं वो दीर्घकालीन लागतें कहलाती हैं। तो अल्पकालीन लागतों को हमने फिर से कहां पे बांटा इनको, औसत, औसत के बाद क्या आएगा, सीमांत, और आएगा हमारा सीमांत के बाद क्या आएगा हमारा, कुल लागत। ठीक है। उसी प्रकार दीर्घकालीन लागत, दीर्घकालीन लागतें को भी हमने इसी प्रकार औसत, सीमांत और कुल लागतों में विभाजित किया है। औसत, सीमांत और कुल लागतों में हमने इसको विभाजित किया है। बात समझ में आ जानी चाहिए। तो लागत को बेसिकली हमने दो भागों में विभाजित किया और फिर हमने उसको फर्दर तीन कैटेगरी में हमने इसको बांट के रखा है। ठीक बात है जी। चलो इसका एक आप ये वाला चार्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको, मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, या आप इसको टीसी लिख लीजिए और हिंदी में आप इसको कुल लागत लिख सकते हैं। और इस कुल लागत को हमने दो भागों में बांटा है, दो भागों में। पहला भाग क्या है, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन कॉस्ट, मतलब कि अल्पकालीन लागत है। और इधर लॉन्ग रन, मतलब कि दीर्घकालीन लागत है। और फर्दर इनको तीन भागों में विभाजित कर दीजिए आप। पहला भाग औसत, दूसरा भाग सीमांत और तीसरा भाग कुल। ठीक है। अब औसत मतलब एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहां भी यही चीज होगी, औसत, सीमांत और कुल। इस बाइफरकेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस बाइफरकेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। चलो अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, कुल लागत, टोटल कॉस्ट। अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मूला अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद उसको फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। तो कुल लागत, इसका एक और बाइफरकेशन हमारे पास उपलब्ध है, जरा उस बाइफरकेशन को भी हमें देख लेना चाहिए। ठीक है। तो बाइफरकेशन क्या है हमारे पास, लागतों को हमने एक और क्लासिफिकेशन किया है सर, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, अब ये टोटल कॉस्ट का एक बाइफरकेशन और है जिसको हम बोलते हैं
वेरिएबल और फिक्स्ड। जो परिवर्तनशील साधनों की लागत है वो वेरिएबल कॉस्ट, और जो अपरिवर्तनशील साधनों की लागत है वो फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्थिर लागत, और इसको हम बोलेंगे परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत, ठीक बात है जी। अब देखो फिर से 3 बाइफरकेशन, क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 2 बाइफरकेशन हो जाएंगे, तीसरा बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है। और इधर फिक्स कॉस्ट में भी 2 हो जाएंगे, क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हम 2 बाइफरकेशन इसके कर सकते हैं। तो सवाल यह कि परिवर्तनशील लागत क्या होती है? परिवर्तनशील लागत उस लागत को कहते हैं जो कि उत्पादन की हर इकाई के साथ परिवर्तनीय होती है। स्थिर लागत उस लागत को कहते हैं जो कि उत्पादन के इकाई के साथ प्रति इकाई वैरी नहीं करती है, मतलब कि टोटल में ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, टोटल में ये कांस्टेंट होती है। अब हम आते हैं हमारे कुल लागत वाले टॉपिक पे। किसी फर्म की उत्पादन की एक निश्चित मात्रा उत्पादन करने के लिए जो कुल व्यय लगता है उसे फर्म की कुल लागत कहते हैं। जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे कुल लागत भी बढ़ती जाती है। कुल लागत में 2 प्रकार की लागतें शामिल हैं, स्थिर लागत या पूरक लागत, परिवर्तनशील लागत या प्रमुख लागत, है ना। इसलिए मैंने आपको ये 2 बाइफरकेशन बताए थे अभी। स्थिर लागत या पूरक लागत, इसे सामान्य या अप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं क्योंकि उत्पादन की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से इस लागत पर निर्भर नहीं करती है। इस लागत को ऊपरी लागत भी कहते हैं। स्थिर लागत वह लागत होती है जो कि फर्म को स्थिर साधनों जैसे भूमि, भवन, मशीन, संगठन, प्रबंध, उन्नत तकनीकी, श्रम इत्यादि को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में उत्पादन कार्य में प्रत्येक फर्म को कुछ ऐसी लागतें वहन करनी पड़ती हैं जो अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर स्थिर होती हैं। उदाहरण के लिए आप स्कूल जाते हैं, ठीक है जी। अब जो स्कूल की बिल्डिंग जो है, आपकी स्कूल की जो बिल्डिंग है, मान लेते हैं यदि वो किराए पे है और उसका किराया जो है वो 1 लाख प्रति माह है। अब मुझे बताइए यदि उस स्कूल में 1 बच्चा आएगा तो ये लागत कम हो जाएगी क्या? नहीं। अगर 50 बच्चे आएंगे तो बढ़ जाएगी क्या? नहीं। यदि 100 बच्चे आएंगे तो नहीं। अगर 500 आएंगे? नहीं। सर उसकी कैपेसिटी तक जितने भी बच्चे जाए, मान लेते हैं 1000 कैपेसिटी का स्कूल है तो 1000 कैपेसिटी तक बच्चे आने पर ये लागत जो है वो बढ़ने वाली नहीं है। ऐसी लागतों को हम स्थिर लागत कहते हैं। तो सामान्यतः भूमि और पूंजी जो लागतें होती हैं वो स्थिर लागतें होती हैं। श्रम को तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे टीचर्स की कॉस्ट करें, हम स्कूल में टीचर भी पढ़ाएगा तो टीचर क्या है, एक परिवर्तनीय लागत हो जाएगा। स्कूल में जो टीचर है, शिक्षक है, उसकी लागत परिवर्तनशील लागत है क्योंकि 1 बच्चे को पढ़ाने के लिए 1 टीचर, 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए मान लेते हैं 2 टीचर हो जाएंगे, 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 टीचर की आवश्यकता होगी, 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें 1 पे 25 ले रहे हैं हम, तो 500 के लिए हमें कितना चाहिए टीचर? 4 इंटू 5, 20 टीचर की आवश्यकता होगी। यदि 1000 बच्चे हो जाएंगे तो हमें 40 टीचर की आवश्यकता होगी। मतलब जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमारी लागत बढ़ती जा रही है। ऐसी लागतों को हम परिवर्तनशील लागतें या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। स्थिर में क्या है कि सर वो आपकी उत्पादन की इकाई कम होने या बढ़ने से उस पर प्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जिन लागतों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है वो लागतें परिवर्तनशील लागतें हो जाएंगी। बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको भाई।
अब यहाँ तक कि यदि उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो भी इन लागतों को कम नहीं किया जा सकता है। जब तक हम उस बिल्डिंग की जो हमने स्कूल के लिए बिल्डिंग लेके रखी, जब तक हम उसका अनुबंध ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक उसका किराया आता रहेगा, भले ही स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा है। उदाहरण के लिए जब आपकी गर्मी की छुट्टियां लगती हैं तो बच्चे सामान्यतः स्कूल नहीं आते हैं, तो उस टाइम किराया नहीं लगना चाहिए क्या? नहीं, उस टाइम भी किराया लगता है जब स्कूल बंद चल रहे होते हैं। इन लागतों कम नहीं कर सकते। पूंजी का ब्याज, भवन का किराया, यंत्रों पर मूल्यह्रास, स्थायी उच्च अधिकारियों के वेतन आदि स्थिर लागत में आते हैं, क्योंकि इनको हम नहीं मना करते हैं, ये लगातार हमारे साथ बने होते हैं, इसलिए इनकी लागतें स्थिर लागतें होती हैं। परिवर्तनशील लागत या प्रमुख लागत मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट। परिवर्तनशील लागतें उन लागतों को कहते हैं जो कि एक फर्म को परिवर्तनशील साधन जैसे कि कच्चा माल, श्रम, ईंधन, बिजली आदि को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती हैं। ऐसी लागतें उत्पादन में परिवर्तन होने पर ही परिवर्तित होती हैं। जब उत्पादन का कार्य बंद होता है तो ये लागतें सामान्यतः शून्य हो जाती हैं। यदि उत्पादन बढ़ाया जाता है तो ऐसी लागतें बढ़ जाएंगी, और यदि उत्पादन घटाया जाएगा तो ऐसी लागतें घट जाएंगी। यदि फर्म द्वारा अल्पकाल में उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया जाता है तो ये लागतें पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं। इन्हें प्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं, क्योंकि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से इनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ठीक है जी। तो अगर स्कूल बंद हो जाता है और टीचर्स नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है टीचर की तनख्वाह भी ना दें, तो आपकी लागत उस समय के लिए, उस पीरियड के लिए शून्य के बराबर हो जाती है। ऐसी लागतों को हम परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। बात क्लियर हो जानी चाहिए परिवर्तनशील लागतों के बारे में। फिर जहां तक दीर्घकाल का प्रश्न है, उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत इतनी अवश्य निर्धारित करेगा कि उसकी कुल लागत स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत निकल आए। दीर्घकाल में उत्पादक को यदि हानि होती है तो वह उत्पादन बंद कर देगा, क्योंकि बिजनेस के सर्वाइवल के लिए हमें इतना तो सेल करना पड़ेगा जिससे कि हमारी लागतें जो हैं वो निकल जाएं। वहीं पे यदि हम बात करें अल्पकाल की, तो अल्पकाल में क्या करना पड़ेगा? जहां तक अल्पकाल का प्रश्न है, उत्पादक हानि होने पर भी उत्पादन जारी रख सकता है, क्योंकि अल्पकाल में हम सिर्फ परिवर्तनशील लागतों को निकालना चाहेंगे, किंतु वह यह हानि उसी सीमा तक सहन कर सकेगा जहां तक कि उसकी परिवर्तनशील लागतें कीमत से निकल रही हैं, क्योंकि वह आशा रखता है कि भविष्य में अच्छा समय आने पर उसकी स्थिर लागतें भी निकल जाएंगी। यदि अल्पकाल में उत्पादक की परिवर्तनशील लागतें भी नहीं निकलती हैं तो वह उत्पादन को बंद कर देगा। अतः अल्पकाल में वस्तु की कीमत कम से कम परिवर्तनशील लागत के बराबर होनी चाहिए। तो आप इसको एक फॉर्मूले के रूप में याद रख सकते हैं कि सर शॉर्ट टर्म की यदि मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में मेरी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो सकती है, और वहीं पे यदि मैं बात करूं लॉन्ग टर्म पीरियड की तो मेरी प्राइस जो प्रोडक्ट की वो होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये मेरा पॉइंट जो है वो जहां तक मैं हानि नहीं कमाऊंगा, यहाँ पे हानियां जरूर कमा रहूंगा लेकिन यहाँ पे लंबे समय में हानियां नहीं कमाऊंगा, प्रॉफिट भी नहीं कमा रहा हूँ। बात समझ में जाती? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में प्राइस किसके बराबर होनी चाहिए? परिवर्तनशील लागतों के बराबर, और लॉन्ग टर्म में हमारी कीमतें जो हैं वो क्या होनी चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, परिवर्तनशील लागतें प्लस स्थिर लागतें, दोनों को मुझे निकालना रहेगा। बात ठीक हो जाती है। फिर जिस बिंदु पर कीमत औसत परिवर्तनीय लागत के बराबर होती है उसे हम उत्पादन बंद होने का बिंदु कहते हैं, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे प्राइस जो कीमत है हमारी वो किसके बराबर हो रही है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लॉस कमाना स्टार्ट कर रहे होंगे और लॉन्ग टर्म में लॉस के साथ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। नोट, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि दोनों प्रकार की लागतों का अंतर अल्पकाल में ही लागू होता है, दीर्घकाल में नहीं, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन एवं लागतें परिवर्तनशील हो जाते हैं। दूसरे स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर केवल मात्रा का है, ना कि किस्म का, क्योंकि स्थिर लागतें एक समय अवधि के संदर्भ में ही स्थिर होती हैं। लॉन्ग टर्म में वो लागतें भी क्या हो जाती हैं? परिवर्तनशील लागतें हो जाती हैं।
क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम उनको बदल नहीं सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ही हम संसाधनों को बदल सकते हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में भी लागतें, लॉन्ग टर्म में लागतें हमेशा परिवर्तनशील होती हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। कुल लागत, स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। अब बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, कुल लागत, टोटल कॉस्ट कैसे बना मेरा, इट इज अ सम टोटल ऑफ, क्या है मेरे पास, फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत प्लस कर दीजिए इसमें सर परिवर्तनशील लागत, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों का समीशन जो है वो होता मेरा टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे फॉर्मूले को, क्योंकि जब इन दोनों को प्लस करोगे, यहाँ पे आप एक लाइन पे हम वेरिएबल कॉस्ट डाल देंगे, एक लाइन पे हम फिक्स कॉस्ट डाल देंगे, और दोनों को प्लस करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट कर्व आ जाएगा। और जो डिफरेंस रहेगा टोटल कॉस्ट कर्व और वेरिएबल कॉस्ट कर्व में, वो फिक्स कॉस्ट कर्व का रहेगा। और जो फिक्स कॉस्ट कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व में जो डिफरेंस रहेगा वो वेरिएबल कॉस्ट कर्व का रहेगा, है ना। क्योंकि इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, यदि मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं कि फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वहीं पे यदि मुझे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो मैं लिख सकता हूं टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो डिफरेंस भी अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या ड्राइव किया, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स होती है, इसलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रही है। इसमें कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा, नाम ही है स्थिर लागत, फिक्स है, कांस्टेंट है। प्रोडक्शन के साथ ये नहीं बढ़ रही है, ये उत्पादन की मात्रा है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने लागत को लिया है, कॉस्ट को लिया है। वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं मैं, जब जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है तो ये कॉस्ट भी जीरो है। जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, ये कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। एक बिंदु ऐसा आया जहां पे इसने फिक्स कॉस्ट को इंटरसेक्ट किया, उसके बाद से ये बढ़ती जा रही है। अब जो फिक्स कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स वेरिएबल, ये टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे भी मेरी फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहा हूं तो ये डिफरेंस जो है वो लगातार इस रेखा के बराबर जाएगा, है ना। ये जो डिफरेंस है ये किसका है, फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में किस कॉस्ट का डिफरेंस है, वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है जी, चलो निम्नांकित रेखा चित्र में इन तीन लागतों को प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट स्थिर लागत की रेखा है, जो यह दर्शाती है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी स्थिर लागत अपरिवर्तित रहती है। ओ क्यू मात्रा पर उत्पादन लागत ओ बी है। यदि उत्पादन मात्रा ओ क्यू 1 हो जाती है तो भी स्थिर लागत क्यू डी रहती है। क्यू बी तथा क्यू 1 डी दोनों की ऊंचाई बराबर है। ठीक है जी, ये हो गया क्यू बी और ये हो गया क्यू 1 डी, दोनों की जो है वो बराबर है, मतलब ये कहीं भी चेंज होते हुए हमें नहीं दिख रही है। क्या बात समझ में आ रही है, चलिए जी। अब टीसी कुल उत्पादन रेखा, जो एक स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का जोड़ दर्शाती है, दोनों को प्लस करके बताया। एफसी तथा टीसी के बीच लंबवत दूरी परिवर्तनशील लागत को दर्शाती है। टीसी तथा एफसी के बीच लंबवत दूरी उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है ना। किस किस के बीच दूरी बढ़ रही है, टीसी और एफसी। तो मेरा टीसी कर्व ये रहा, ठीक है जी, और किसके बीच में दूरी बढ़ रही है, एफसी। ये कैसे जा रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, है ना। जैसे जैसे बढ़ते जा रहा प्रोडक्शन, ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, ये देख सकते हैं हम। यहाँ पे गैप इतना था, यहाँ पे गैप इतना हो गया है प्रोडक्शन के साथ। इसका रीजन क्या है कि सर वेरिएबल कॉस्ट देखो, जो पहले एक्स एक्सिस के बराबर चल रही थी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ये एक्स एक्सिस से दूरी बनाती जाती है। ठीक है जी, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, जो वो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे थी वही कॉस्ट जो है वो हमारा Q1 प्रोडक्शन पे भी वही कॉस्ट है। बात समझ में आ जानी चाहिए एकदम क्लियर तरीके से। चलो, अब जब उत्पादन की मात्रा OQ रहती है तो परिवर्तनशील लागत AQ माइनस BQ इक्वल्स टू AB रहती है। यदि उत्पादन की मात्रा बढ़कर OQ1 हो जाती है तो परिवर्तनशील लागत बढ़कर CQ1 हो जाती है। तो कहां पर है मेरा, CQ1 हो जाती है। और इधर क्या बोला था मैंने, AQ माइनस BQ। AQ माइनस BQ का डिफरेंस क्या है, AB रहती है। मतलब कि AB में मेरे पास क्या है,
वेरिएबल कॉस्ट। एवी में क्या है मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट। CQ1 माइनस DQ1 इक्वल्स टू CD हो जाती है। स्पष्ट है कि CD की दूरी AV की दूरी के अधिक है। BC कुल परिवर्तनशील लागत रेखा जो कि TC के समानांतर है, दोनों के बीच लंबवत दूरी स्थिर लागत को दर्शाती है। तो स्थिर लागत कौन सी दर्शा रही है कि सर जो TC और BC में जो गैप है वो गैप किसका है, फिक्स कॉस्ट का है। TC और FC में जो गैप है वो फिक्स्ड कॉस्ट का है ना। और इसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है कि सर अभी फॉर्मूला आपने बताया था कि TC इज समीशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, है ना जी। ये परिवर्तनशील लागत हो गई और ये स्थिर लागत हो गई है। तो अब मैं इसको किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस देखूंगा तो TC माइनस BC का आएगा, और यदि मैं VC में डिफरेंस देखूंगा तो TC माइनस FC आएगा, और जब जोड़ दूंगा तो TC प्राप्त हो जाता है। यही डिफरेंस मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा चित्र के माध्यम से। ठीक बात है जी, क्लियर हो जाता है। फॉर्मूले भी आ गए हमारे पास। अब स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर देख लेते हैं। तो पहला अंतर का आधार है हमारे पास संबंध। स्थिर लागतों का संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। स्थिर साधनों की जो लागत है वही तो स्थिर लागत है। परिवर्तनशील लागतों का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। बहुत आसान बात है। दूसरी बात, प्रभाव। कुल स्थिर लागतों पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी कुल लागत स्थिर रहती है। कुल स्थिर लागत है ना, जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट, नाम में लिखा हुआ है सर स्थिर, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ते जाए। लेकिन परिवर्तनशील जो लागत है वो नाम ही अपने आप को जस्टिफाई करता है कि सर जैसे जैसे मेरा उत्पादन बढ़ते जाएगा लागत बढ़ती जाएगी, उत्पादन कम होगा लागत कम हो जाएगी। परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा से प्रभावित होती हैं, अर्थात उत्पादन के घटने या बढ़ने के साथ साथ ये भी घटती या बढ़ती रहती हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे डिफरेंस का अगला बिंदु जो है शून्यता। तो फिक्स कॉस्ट कभी भी शून्य होगी क्या, नहीं। स्थिर लागतें उत्पादन बंद कर देने पर भी शून्य नहीं होती हैं। जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन करोगे तो भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा। अभी हमने इसको पुराने कर्व में देखा था, एक बार देखिए आप पीछे जाके, ये देखो हमारा यहाँ पे जीरो प्रोडक्शन है तब भी हमारे पास यहाँ कुछ ना कुछ स्थिर लागत जरूर है। ठीक है, लेकिन परिवर्तनशील लागत के बारे में क्या बोल रहे हैं, परिवर्तनशील लागतों का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। तो ये शून्य कभी शून्य होती है जब जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये लागत बढ़ती जाएगी। उत्पादन जारी रखना। स्थिर लागतों की हानि उठाकर भी अल्पकाल में एक उत्पादक अपना उत्पादन जारी रख सकता है, क्योंकि दीर्घ अवधि में हम स्थिर लागत को वसूल कर सकते हैं। लेकिन एक उत्पादक तभी तक उत्पादन जारी रखेगा जब तक कि उसे कम से कम परिवर्तनशील लागतों की कीमत अवश्य मिले। मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो रही है उतना मिनिमम रिकवरी मैं चाहूँगा शॉर्ट टर्म में भी। अगर मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं प्रोडक्शन जारी नहीं रखूँगा, प्रोडक्शन को बंद कर दूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट। हम बोलते हैं उसको शट डाउन पॉइंट। चलो, अल्पकालीन औसत लागतें, एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड। तो तीन तरह की होती हैं, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट देखा था। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब मैंने क्या किया, टोटल कॉस्ट को एवरेज कर दिया। एवरेज कैसे करूँगा, तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जितना मैंने माल बनाया उससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा। उसी प्रकार मुझे यदि वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है एवीसी, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। उसी प्रकार यदि मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस से। लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है जिसका डेरिवेशन मेरा इस फॉर्मूले से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे TC इक्वल्स टू BC प्लस FC है। तो मेरा क्या फॉर्मूला बन सकता है कि सर एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। और जब मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाता है तो मैं इससे तीन फॉर्मूले और बना सकता हूँ। क्या, ABC का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, ATC
में से माइनस कर दीजिए AFC, क्योंकि ATC जो है वो AFC और ABC का समीशन है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AFC प्लस ABC, और इधर क्या बनेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला जो है वो आ जाता है। इन फॉर्मूले को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आप ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप समझोगे तो आपके लिए रेखा चित्र समझना, डायग्राम समझना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। और ये सिंपल कोरिलेशन आप देखो कैसे ये आपस में कोरिलेट हो रहे हैं। मैं सिर्फ TC का एक ही फॉर्मूला याद रखता हूँ, बाकी सारे फॉर्मूले खुद से बना देता हूँ। मुझे हर एक फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मुझे फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फिर से रिपीट कर लीजिए, कैसे बनाया हमने, सर मुझे एक ही फॉर्मूला मालूम है कि टोटल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का टोटल होता है, समेशन होता है ना। स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतों को जोड़ देंगे तो कुल लागतें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक बात है जी। अब बोल रहे कि एवरेज, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि सर जितनी भी लागत आई उसको डिवाइड कर दीजिए जितना हमने उत्पादन किया। ठीक है, तो मैंने एवरेज टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दिया, क्वांटिटी से, तो मेरे पास क्या आ गई, एवरेज टोटल कॉस्ट। उसी प्रकार मैंने एवरेज वेरिएबल, वेरिएबल को डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से। उसी प्रकार मैंने फिक्स कॉस्ट कर डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से। और दूसरा फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकल जाता है, ATC इक्वल्स टू ABC प्लस AFC। तो मैंने क्या किया, AFC प्लस ABC पहला फॉर्मूला, दूसरा ATC माइनस AFC, और तीसरा ATC माइनस ABC। मैंने ये सारे फॉर्मूले यहीं के ही बना लिए। ठीक है जी, और ये बहुत जरूरी है, काम आएंगे ना, इसलिए सबसे पहले इनको आप कर लीजिए। अब जरा हम बात करते हैं औसत स्थिर लागत। किसके बारे में बात करते हैं हम, औसत स्थिर लागत वह होती है जो कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर आती है। इसे सूत्र की भाषा में निम्न प्रकार हम लिख सकते हैं। तो सूत्र क्या है, ये आ जाएगा अपना सूत्र, AFC इज इक्वल्स टू TFC अपॉन Q, मतलब कि टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना, या फिक्स कॉस्ट अपॉन Q भी कर सकते हो आप। आ गया, AFC क्या है यहाँ पे, औसत स्थिर लागत, TFC कुल स्थिर लागत, और Q जो है उत्पादन की मात्रा। अब औसत लागत वक्र की विशेषताएं। औसत लागत वक्र की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। यह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है, क्योंकि कुल स्थिर लागत अपरिवर्तनीय होती है और जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है AFC घटती जाती है। लॉजिक समझिए बहुत ध्यान से। मान लेता हूं कि मेरी जो लागत है, फिक्स कॉस्ट है, वो 20,000 रुपये है। मान लेता हूं जिस प्रीमाइसिस में मैं पढ़ाता हूं, इस जिस रूम के अंदर, क्लासरूम के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका किराया जो है वो 20,000 रुपये पर मंथ है। मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं, बात ठीक है जी। अब देखना कि कैसे ये एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब मैं जीरो अगर प्रोडक्शन करता हूँ, मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं बनाया, तब भी मेरी लागत क्या है, 20, मतलब इधर रहेगी, इधर रहेगी, प्रोडक्शन जीरो है भले ही। अब लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन कर लिया, कितना, 1 घंटे का, तो भी 20 है। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन कर लिया कि मैंने 2 वीडियो बना दी आपके लिए, तो मेरी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो 10 हो जाएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 घंटे का आपके लिए वीडियो बना दिया, तो मेरी पर घंटे की जो कॉस्ट है वो 3 से डिवाइड, फॉर इजी कैलकुलेशन यू यूज द वर्ड 4, तो ये हो जाएगी 5000। उसी प्रकार मैं जैसे जैसे अपना डिनोमिनेटर बदलते जाऊंगा, वैसे वैसे मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो देखो कितना भयंकर डिक्लाइन में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या सर, एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाएगी? नहीं, ये कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती, इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि हमारा AFC कर्व स्टार्ट तो यहाँ से होता है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिरता है और ये लगातार गिरते रहेगा, एक्स एक्सिस के पास आता जाएगा, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि AFC कभी भी जीरो नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को, क्योंकि सर टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट है। जब ऊपर का नॉमिनेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो मिलने वाला जो प्रतिफल है वो डिक्लाइन होगा। वो डिक्लाइन होगा तो हमारा जो कर्व है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला बन जाएगा। इस प्रकार का हमें कर्व जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक बात है जी। चलिए, अब पहला हमने पॉइंट देख लिया कि ये डिक्लाइन हो रहा है बाएं से दाएं की ओर। दूसरा,
आरंभिक अवस्था में एएफसी वक्र अधिक तेजी से गिरता है, क्योंकि शुरुआत में जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पर यूनिट कॉस्टिंग है, पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो तेजी से गिरता है, इसलिए इसमें तेजी से गिरावट जो है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे जैसे कम हो जाता है यहाँ पे डिफरेंस भी कम होता जाएगा हमारा। उसके बाद कम तेजी से एएफसी वक्र कभी अक्षों को नहीं छूता है, ना वो वाई एक्सिस को टच करेगा ना एक्स एक्सिस को टच करेगा, जिसके कारण एएफसी का आकार आयताकार अति परवलय रेक्टेंगल हाइपरबोला है ना। अब ये हिंदी का शब्द है, इसको बिल्कुल ध्यान से, ऐसे शब्द अगर लिख के आओगे तो एग्जामिनेशन में नंबर भर के देगा टीचर आपका, एग्जामिनर नंबर डाल डाल के परेशान हो जाएगा, लेकिन शब्दों का सही चयन करना पड़ेगा आपको। अब रेक्टेंगल हाइपरबोला हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, आयताकार अति परवलय, आयताकार अति परवलय। एएफसी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होगी सर, और उसको हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो वैल्यू कभी भी हमें प्राप्त नहीं होगी। ठीक है जी, तो उपरोक्त रेखाचित्र की सहायता से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ना वाई एक्सिस को टच करती है ना एक्स एक्सिस को टच करती है। रेक्टेंगल हाइपरबोला आयताकार अति परवलय जो है इसका कर्व का शेप होता है। ठीक है जी, और ये शुरू में तेजी से गिरता है, फिर स्लो स्पीड से गिरता है, और ये बाएं से दाईं ओर की तरफ जाता है। फिर आता है हमारा दूसरा, औसत परिवर्तनशील लागत, है ना। तो औसत परिवर्तनशील लागत वह होती है जो कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर आती है। सूत्र की भाषा में इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। मतलब कि एबीसी का मतलब हुआ औसत परिवर्तनशील लागत और टीबीसी का मतलब हुआ कुल परिवर्तनशील लागत, और क्यू का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा। ठीक बात है जी। चलो, अब औसत परिवर्तनशील लागत की प्रकृति उत्पादन में प्रयुक्त परिवर्तनशील साधनों की औसत उत्पादकता पर निर्भर करती है। यदि परिवर्तनशील साधन की अल्पकाल में औसत उत्पादकता आरंभ में बढ़ती है, फिर स्थिर रहती है और उसके बाद घटती है। जब परिवर्तनशील साधन की औसत उत्पादकता बढ़ती है तब परिवर्तनशील लागत औसत घटती है। जब औसत उत्पादकता स्थिर रहती है, उच्चतम बिंदु पर रहती है, तब औसत परिवर्तनशील लागत अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। जहां औसत उत्पादकता घटना शुरू हो जाती है तब औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ना शुरू हो जाती है। इस प्रकार उत्पादकता और लागत में विपरीत संबंध होता है। बात को समझिएगा, क्या बोल रहे हैं कि सर जब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो कॉस्ट, मान लो ये हमारा प्रोडक्टिविटी कर्व है ना, उत्पादन पढ़ चुके हम, उत्पादन का जो कर्व है हमने पढ़ लिया है। तो उत्पादन क्या होता है हमने पढ़ा है कि शुरू में सर ये कम होता है, फिर उत्पादकता बढ़ती है और फिर उत्पादकता गिरती है। उसी प्रकार जो लागत है, क्योंकि जब उत्पादकता हाईएस्ट है उस टाइम पे आपकी कॉस्ट उसकी जो है वो न्यूनतम रहेगी। ठीक बात है जी। ये कौन सा है आपका, ये आपका लागत कर्व है और ये उत्पादन कर्व है। इन दोनों में अपोजिट संबंध, ये इसका न्यूनतम है, ये इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये इसका न्यूनतम लागत है। ये संबंध हमें इन दोनों में देखने को मिलेगा। चलिए जी, इसकी जरा और डिटेलिंग कर ली जाए। औसत कुल लागत है ना, अब आ जाते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट पे। कुल औसत लागत वह है जो कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर आती है। सूत्र की भाषा में इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। टीसी मतलब कुल लागत, क्यू मतलब उत्पादन की मात्रा, और दूसरा भी अल्पकाल में टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, और एटीसी इक्वल्स टू टीसी अपॉन क्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला जाता है। अब ये कर्व कैसे आया, जरा इस कर्व को भी हमें समझना चाहिए। अब देखो, अतः एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड क्या बन गया हमारे पास, एटीसी बन जाती है टीएफसी प्लस टीवीसी अपॉन क्यू। ठीक है जी, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से हमें एटीसी प्राप्त हो जा रही है, मतलब टीसी प्राप्त हो रही है, टीसी को हमने क्यू से अपॉन कर दिया। या मैं फिर इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर लूँ, क्योंकि ये मेरे को दे रही है एएफसी और ये मेरे को दे रही है एवीसी, और जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो देखो अगेन मेरे पास क्या बन गया, एसी। फॉर्मूला एक ही है, कहने के कई तरीके हैं। चलो, इस प्रकार अल्पकालीन औसत लागतें औसत स्थिर लागत एवं औसत परिवर्तनीय लागत का योग होती है, और इसी की आकृति अंग्रेजी अक्षर यू आकार की होती है। क्यों हो रही है, क्योंकि सर देखो
फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, तो जब एवरेज करते हैं तो उसका सर आपने बताया था रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है, और जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसका आपने अभी बताया सर यू शेप में बनता है। तो जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमें यू आकार की आकृति की तरह प्राप्त होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरी कॉस्टिंग कम होगी, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहिए। इसके बाद मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, मैं प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं कहाँ तक प्रोडक्शन करूँगा? जहाँ तक मेरी कॉस्ट कम हो रही है। यही चाहेंगे ना, न्यूनतम लागत हो, तभी तो अधिकतम प्रॉफिट होगा। हर उत्पादक इसी बात के लिए काम करता है, इसीलिए सोचता है वो। तो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यहाँ तक बात क्लियर है क्या? चलिए जी, अब सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आता है। जरा आइए देखते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट को। तो बार बार पढ़ रहे हैं हम मार्जिनल, हिंदी में सीमांत। सर यूटिलिटी में पढ़ा था, प्रोडक्शन में पढ़ा था, क्या होता है सीमांत का मतलब? यूटिलिटी में पढ़ा था सर, एक जब एडिशनल कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी थी। उसी प्रकार जब प्रोडक्शन की बात की कि एक एडिशनल रिसोर्सेज को एम्प्लॉय किया तो एडिशनल प्रोडक्शन जो मिला वो मार्जिनल प्रोडक्ट था। उसी प्रकार यहाँ पे मैं एक एडिशनल पेन बनाता हूँ मान लो, तो एक एडिशनल पेन बनाने की जो लागत आएगी वो क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। आइए इसको कैसे हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो लिखा है MCN, n नंबर के प्रोडक्ट पर आपको जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होगी? उसके लिए बोला कि टोटल कॉस्ट एट n, आखिरी कमोडिटी पे टोटल कॉस्ट क्या है उसमें से माइनस कर दीजिए उसके एक पहले की कमोडिटी पे टोटल कॉस्ट। तो ये दो डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो आपके लिए क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। आपने एक अधिक यूनिट का निर्माण किया, उस यूनिट में कितनी लागत आई वो क्या है आपके लिए? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक बात है जी। तो n-1 TC n-1 का मतलब क्या हुआ कि सर एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रोडक्शन करता हूँ और यहाँ मेरी टोटल कॉस्ट है 10 16 20 24 28। अब मैं जानना चाहता हूँ कि 5वें नंबर की यूनिट बनाने की मेरी एडिशनल कॉस्ट क्या आई? तो TC, अब मैंने क्या लिखा? मार्जिनल कॉस्ट एट 5 यूनिट, तो TC 5 माइनस टोटल कॉस्ट एट 4, n-1 मतलब 4, तो TC 5 क्या है? 28, टोटल कॉस्ट एट 5 28, टोटल कॉस्ट एट 4 24, तो 4 रुपये एडिशनल मुझे लगा टू प्रोड्यूस 5th यूनिट। ये क्या हो गई मेरी? मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, वो यह बात है कि सर फिक्स कॉस्ट आपने बताया था फिक्स होती है, 5 पे भी उतनी होगी, 4 पे भी उतनी होगी, क्योंकि TC क्या है? इट इज समीशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज अ समीशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सर ये तो हर यूनिट पे बराबर है, 4 पे जो होगी वही 5 पे होगी, मतलब इसका मार्जिनल कॉस्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो भी कंट्रीब्यूशन है किसका है? वेरिएबल कॉस्ट का है। इसलिए मेरा इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कि सर मार्जिनल कॉस्ट एट n यूनिट इज ऑल्सो इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट n-1, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हर एक यूनिट पे बराबर होती है सर। तो आप क्या कर लीजिए, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस को देख लीजिए, वही क्या होगा? आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा। बात ठीक है जी। तो अब देखो मार्जिनल कॉस्ट दो तरीके से निकल सकती है, एक TCN-1, दूसरा क्या है? TVCN माइनस TVCN-1। ये दो फॉर्मूले से हम मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। बात समझ में आनी चाहिए क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। तो सर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है क्या वही मार्जिनल कॉस्ट है? लेट अस चेक कि ऐसा हो सकता है क्या, देखते हैं। ठीक है जी, तो जरा एक बार ये समझ लेते हैं। MCN का मतलब क्या हुआ कि NV इकाई, मतलब n नंबर की इकाई की सीमांत लागत, और TCN क्या हो गया? n नंबर जो है हमारी उस इकाइयों की कुल लागत, और TCN माइनस मतलब n-1 भी इकाइयों की कुल लागत, मतलब 4 की जो मैं बताया था, है ना।
सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है, स्थिर लागत पर नहीं। क्यों? क्योंकि सीमांत लागत जो है वो किसका समीशन, सीमांत लागत जो है वो क्या है, एडिशनल यूनिट बनाने की कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट एडिशनल यूनिट बढ़ाने से ना कम होती है ना बढ़ती है। सिर्फ किस में परिवर्तन आता है, परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तन आता है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये किसके ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है, चलो। तो अल्पकाल में सीमांत लागत कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि के बराबर है। कैसे? जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके बराबर होगी, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, है ना। चेंज ही तो क्या है, मार्जिनल है, एडिशनल प्रोडक्शन की एडिशनल कॉस्ट चेंज। और क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है तो चेंज इन टीसी इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चेंजेस टीवीसी, है ना। जो टीसी में जो चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन टीवीसी होगा, है ना। और चेंज को ही हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी। तो कितना क्वांटिटी में आपने परिवर्तन किया जिससे अपनी कितनी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बढ़ गई। या क्योंकि मैं बोल रहा हूँ चेंज इन टीसी इक्वल्स टू चेंज इन टीवीसी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो क्या, कांस्टेंट होती है ना। तो इसलिए क्या लिख रहे हैं हम, चेंज इन टीसी मतलब कुल लागत में परिवर्तन, चेंज इन टीवीसी मतलब कुल परिवर्तन लागतों में परिवर्तन, और चेंज इन क्यू को मतलब कुल उत्पादन में परिवर्तन जो है। इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है सीमांत लागत वक्र तथा सीमांत उत्पादकता वक्र की विशेषताएं। तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है वो ऐसे आता है और कॉस्ट जो है वो ऐसे आता है, दोनों में अपोजिट संबंध होता है। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, इनिशियली बढ़ता था, फिर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाके ये डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता था। इसके अपोजिट क्या करेगा, मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली गिरेगा, और जब अधिकतम प्रोडक्शन होगा उस टाइम पे हमारा न्यूनतम कॉस्ट होगा, और अकॉर्डिंगली फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ तक प्रोडक्शन करूँगा क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है और यहाँ पे लागत कम है। एवरेज कॉस्ट में भी इसी प्रकार का हमने संबंध देखा था। चलो, उक्त रेखा चित्र में परिवर्तनशील लागत की सीमांत उत्पादकता एवं उत्पादन की सीमांत लागत के मध्य संबंध स्पष्ट किया गया है। दोनों पर पारस्परिक संबंध पाया गया है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम से हम जानते हैं कि आरंभ में परिवर्तनशील साधन के प्रयोग की मात्रा में वृद्धि करने पर उस परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, जिसके कारण उस साधन की सीमांत लागत घटती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लागत कम हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, चलो। परिवर्तनशील लागत के एक निश्चित मात्रा तक बढ़ जाने पर उस साधन की सीमांत उत्पादकता अधिकतम होकर स्थिर हो जाती है। इसके कारण सीमांत लागत न्यूनतम होकर स्थिर हो जाती है। उसके बाद भी परिवर्तनशील लागत साधन की मात्रा में वृद्धि सीमांत उत्पादकता को घटाती है, अर्थात सीमांत लागत बढ़ना आरंभ कर देती है, ट्रैक पकड़ लेती है ऊपर का, क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई। होता है ना, कई बार हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, शुरू में पढ़ना स्टार्ट किया, कम प्रोडक्टिविटी थी, पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे जैसे फ्लो बना, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे आ गए। अब आपका टाइम खत्म हो गया कि नहीं, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही, तो धीरे धीरे वो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली जब कॉस्ट को से कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट शुरू में गिरेगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और बाद में कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है ना। यही बात लॉजिक यहाँ पे काम करता है। परिवर्तनशील लागत के एक निश्चित मात्रा तक बढ़ जाने पर साधन की सीमांत उत्पादकता अधिकतम होकर स्थिर हो जाती है। इसके कारण ही सीमांत लागत न्यूनतम होकर स्थिर हो जाती है। उसके बाद भी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि सीमांत उत्पादकता को घटाती है, अर्थात सीमांत लागत बढ़ना आरंभ कर देती है। ठीक बात है जी, चलो। इस प्रकार सीमांत लागत का वक्र की आकृति में अंग्रेजी के अक्षर यू के समान होती है और सीमांत उत्पादकता वक्र की आकृति अंग्रेजी के अक्षर यू की उल्टी हो जाती है ना, इनवर्स यू बन जाता है। यू ऐसा बनाते हैं हम और इनवर्स यू ऐसा बन जाता है। तो ये प्रोडक्शन का बनता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूँ, और इधर बनता है मेरा मार्जिनल कॉस्ट। वैसे ही हमने देखा था एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज कॉस्ट का देखा था हमने। ठीक है जी, चलिए जी। अब औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में संबंध की बात कर रहे हैं। तो सर अभी तो आप बोल रहे थे कि एवीसी के बराबर होती है। एवीसी में जो बदलाव आता है, वेरिएबल कॉस्ट में जो बदलाव आता है, वही बदलाव मार्जिनल कॉस्ट में आता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है। लेकिन एवरेज कॉस्ट जब हम निकालते हैं तो फिक्स कॉस्ट भी डिवाइड हो जाती है ना। तो इसलिए एसी जो है वो एमसी के बराबर नहीं चलेगी। देखते हैं इन दोनों के संबंध। देखो, मार्जिनल कॉस्ट शुरुआती दौर में कम है लेकिन एवरेज कॉस्ट
ज़्यादा है। अब एक पॉइंट आता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है लेकिन एवरेज कॉस्ट गिरती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल रीज़न है कि सर AFC जो है ना वो लगातार गिरता है, लगातार गिरता है। तो AFC गिर रहा है, उसके कारण AC जो है वो गिर रहा है। लेकिन सर देखो पूरा नहीं गिर रहा, ऊपर से उठना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ABC लगातार नहीं गिरता। ABC के साथ क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो नीचे जाती है और फिर वो एक समय के बाद ऊपर स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से AC कर्व बना है। तो AC कर्व शुरू में ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो कम होता है और अपने मिनिमम पॉइंट पर आता है, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मार्जिनल कर्व जो है वो नीचे कम होने के बाद फिर लगातार बढ़ता है, फिर वो कम नहीं होता, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कीमत सिद्धांत में औसत लागत तथा सीमांत लागत का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। दोनों की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा की जाती है। औसत लागत कुल लागत अपॉन कुल उत्पादन, सीमांत लागत कुल लागत में परिवर्तन अपॉन कुल उत्पादन में परिवर्तन। यहाँ हमारा TC अपॉन Q था और इधर हमारा चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q था। ठीक है, चलो अब निम्नलिखित रेखाचित्र में दोनों के संबंध को दर्शाया गया है। अच्छा, तभी देखा था हमने सीमांत लागत वक्र का तेजी से बढ़ना। आरंभ में जब औसत लागत वक्र गिरती है तब सीमांत लागत वक्र एक सीमा तक गिरती है, किंतु एक अवस्था के बाद सीमांत लागत वक्र बढ़ना आरंभ हो जाता है। यद्यपि औसत लागत वक्र गिरता रहता है। इस प्रकार जब औसत लागत वक्र तथा सीमांत लागत वक्र दोनों गिरते हैं तो सीमांत लागत वक्र अधिक तेजी से गिरता है। जब दोनों बढ़ते हैं तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। उक्त चित्र में यह स्पष्ट दर्शाया गया है। बात समझिए क्यों? बहुत सिंपल है। AC में वजनदारी है। AC में क्या वजनदारी है कि सर A बना है AFC प्लस ABC से मिलके, और MC जो है मार्जिनल कॉस्ट है जो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन ABC। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन TBC बोल दीजिए आप, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए ये गिरेगा तो तेजी से गिरेगा, बढ़ेगा तो तेजी से बढ़ेगा, लेकिन एवरेज कॉस्ट कर्व धीरे गति से गिरेगा और धीरे गति से ही बढ़ेगा, क्योंकि इसमें वजनदारी, इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक बात है ना? दोनों की गणना की जाती है। ये वाली बात हो गई थी हमारी और ये वाली बात भी हो गई थी। चलिए अब आते हैं हम तीसरे बिंदु पे। तीसरा बिंदु बोलता है जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को नीचे काटता है, नीचे से काटता है, अर्थात न्यूनतम औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है। हम देख रहे हैं कि AC जो है वो MC कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी MC जो है वो AC कर्व को इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पे AC इक्वल्स टू MC हो जाते हैं। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के ऊपर हो जाता है, साथ ही साथ औसत लागत वक्र के तीव्र गति से बढ़ता है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि सर एक तो ये पॉइंट हो गया था, इस पॉइंट के पहले जो हमारा MC वॉज ग्रेटर देन, नहीं उल्टा था, इस पॉइंट के पहले क्या था हमारा, AC इज ग्रेटर देन MC। इस पॉइंट के बाद क्या होता है, AC इज लेस देन MC। पूरे एक पॉइंट होता है, तो 3 बिंदु मिल जाते हैं मुझे। ठीक है, उक्त चित्र में औसत लागत एवं सीमांत लागत वक्रों को प्रदर्शित किया गया। परिवर्तनशील अनुपात के नियम सीमांत लागत के कारण औसत लागत वक्र U आकृति की है। सीमांत लागत वक्र के लागू होने के पर वक्र को न्यूनतम बिंदु A पर नीचे से काट रही है। न्यूनतम बिंदु A से x पर खींचा गया है, लंबे न्यूनतम है, अर्थात OQ उत्पादन स्तर पर न्यूनतम औसत लागत AQ प्राप्त होती है। देखिए जरा कर्व पे आइए, AQ हमारे पास न्यूनतम लागत, जहाँ पे AC कर्व MC कर्व को काट रहा है ना। यहाँ पे देखो इस पॉइंट के बाद AC मेरा बड़ा छोटा हो जाता है, MC बड़ा हो जाता है। इस पॉइंट के पहले देखो इधर मेरा AC बड़ा है और MC छोटा है। ठीक बात है जी। चलो तो हमारे 4 पॉइंट जो है वो अभी तक डिस्कस हो गए।
आ जाओ। अब संबंधों का तालिका द्वारा स्पष्टीकरण समझ लेते हैं एक बार। तालिका क्या है? उत्पादन इकाई 1 2 3 4 5 6 ले लिया मैं, और इधर कुल लागत आ गई मेरी 1300, 1400, 1440, 1480, 1500, 1590। औसत लागत तो 1300 डिवाइडेड बाई 1 1300, 1400 डिवाइडेड बाई 2 700, 1440 डिवाइडेड बाई 3 480, 480 डिवाइडेड बाई 4 तो 370, 1500 डिवाइड किया 300 आया, और 1590 को 6 से डिवाइड किया 265 आया। उसी प्रकार सीमांत लागत कुल लागत से भी निकाल सकते हैं, औसत से भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो कुल लागत से निकालते हैं हम। 1400 माइनस 1300, 1440 माइनस 1440, 1480 माइनस 1480 माइनस 1440, तो इट शुड बी 40। अब 1500 माइनस 1480 तो आएगा 20, और 1590 माइनस करोगे आप 1500 तो 90 आ जाएगा। क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये 100 से पहले नीचे गई 20 तक, और फिर 20 से एकदम से ये बढ़ना स्टार्ट हो गई। सीमांत लागत ऐसे ही बना था ना कि सर पहले तो ये 100 से ऐसे कम आई और 20 पे आई, और फिर ये बढ़ गई एकदम तेजी से। ठीक है, ऐसा कर्व हमारा इसका बन जाएगा। फिर उसके बाद 7 8 9 उस पर 10 पे भी देखेंगे तो 107 250 520 700, फिर ये लगातार तेज़ी से बढ़ रही, इसलिए MC कर्व जो है वो इस प्रकार का शेप लेता है, राइट की तरह टिक बन जाता है। स्वतंत्र लागत का अर्थ इम्प्लिसिट कॉस्ट। स्वतंत्र लागत की माप स्वयं पूर्ति किए गए साधन के बाजार कीमत के निर्धारण द्वारा की जाती है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, एक डॉक्टर अपने निवास पर चिकित्सा केंद्र चलाता है तो उसकी सेवाओं के लिए दायित्व जनित वेतन का मूल्य भी जोड़ा जाएगा। वेतन उस आधार पर जोड़ा जाएगा जो उसे अन्यत्र सेवा देने पर मिलता है। स्वतंत्र लागत की गणना इसलिए करना आवश्यक है कि यदि ये साधन साहसी के स्वयं के नहीं होते, उसकी फर्म द्वारा प्रयुक्त किए जाते तो उसे बाहर से भाड़े पर लेना पड़ता है। इसलिए स्वतंत्र लागत कुल लागत में जोड़ी जाती है। स्वयं की पूंजी पर ब्याज, स्वयं के मकान का भाड़ा, स्वयं की भूमि का लगान आदि स्वतंत्र लागत के उदाहरण हैं। डॉक्टर घर पे क्लिनिक चला रहा था, अगर घर पे नहीं चलाता, किसी दुकान लेता, दुकान का किराया देना पड़ता। तो जो स्वयं की लागत है उसको ही हम स्वयं स्वतंत्र लागत बोल रहे हैं, मतलब कि इम्प्लिसिट कॉस्ट बोल रहे हैं। और जब लागत की शुरुआत की हमने बोला था कि इट इज़ ए सम टोटल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आप नगद में देते हो, बाहरी रूप से देते हो, और दूसरा जिसको आप देते नहीं लेकिन खुद की लागत होती है उसको भी जोड़ दीजिए, तब जाके हमारी क्या बनती है इकोनॉमिक्स में लागत बनती है। ठीक है जी, चलो। एक्सप्लिसिट स्पष्ट लागत उस भुगतान को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की सेवा भाड़े पर लेने हेतु बाजार के व्यक्ति को किया जाता है, जैसे मजदूरी, किराया, बीमा, प्रीमियम आदि, जो आप दे रहे हो स्पष्ट रूप से। और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट थी जिसको आप स्पष्ट रूप से किसी को दे नहीं रहे थे, वो खुद के साधनों की ही लागत थी, कई बार हम उसको वसूलते नहीं हैं। तो एक बार दोनों में अंतर देख लेते हैं हम। इसका भुगतान बाहर के व्यक्ति द्वारा उत्पादन के साधन को भाड़े पर लेने के लिए किया जाता है। यह स्वयं के द्वारा पूर्ति किए गए साधन की लागत होती है। मौद्रिक भुगतान खरीदने या भाड़े पर लेने की दशा में मौद्रिक भुगतान वास्तव में किया जाता है। साधन के स्वामी द्वारा पूर्ति हेतु वास्तव में मौद्रिक भुगतान नहीं किया जाता है। उदाहरण मजदूरी, किराया, बीमा, प्रीमियम आदि। स्वयं की पूंजी पर ब्याज, स्वयं के भवन का किराया इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी, चलो। लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं? वाई आर कॉस्ट कर्व यू शेप्स? ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं कि साहब ये हम जब लागत कर्व बना रहे हैं वो एवरेज कॉस्ट हो, मार्जिनल हो, एवीसी हो, एएफसी थोड़ा ऐसा बनता है। ऐसे क्यों बन रहे हैं हमारे पास, आकृति क्यों है? चलो रीजन जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण श्रम की बचत है, दूसरा विपणन बचत है, प्रबंधकीय बचतें और तकनीकी बचतें। लेकिन एक सीमा के बाद बचतें कहाँ चली जाती हैं? क्योंकि चलो गिर रहा है सर, बचतें हो गिर रहा है, फिर ये बढ़ने क्यों लग जाता है? तभी तो यू बन रहा है। आइए समझते हैं हम इसका कारण।
लागत वक्रों को आकृति यू के आकार के होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण फर्म को प्राप्त होने वाली आंतरिक बचतें हैं। आंतरिक बचतों का निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है। श्रम संबंधी बचतें। श्रम संबंधी बचतें श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का परिणाम होती हैं। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो प्रथम विभाजन एवं विशिष्टीकरण में भी उतना ही अधिक संभव होता है। परिणाम स्वरूप श्रमों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है। लेकिन दूसरा कारण क्या बताया मैंने, बढ़ता क्यों है? कम होने के कारण एक लिमिट तक ही आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, उसके बाद आपकी उत्पादकता कम होने लगेगी, इसलिए वो रिवर्स शेप लेना स्टार्ट कर देता है। दूसरा विपणन बचतें। एक सीमा तक ही हम मार्केटिंग में पैसे बचा पाएंगे। कोई भी फर्म जब अपने उत्पादक की मात्रा को बढ़ाती है तो विक्रय लागत उस अनुपात में नहीं बढ़ती, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी आती है। यदि फर्म अपनी वस्तु का उत्पादन दोगुना कर देती है तो विक्रय लागत दोगुना नहीं होगी। जैसे विज्ञापन एवं प्रचार में व्यय दोगुना नहीं करना पड़ेगा, परिणाम से उसकी प्रति इकाई लागत में कमी आएगी, लेकिन एक सीमा के बाद फिर बढ़ने लगेगा। प्रबंधकीय बचतें। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर प्रबंध पर होने वाले व्यय में कमी आती है, जिससे प्रबंधकीय बचतें कैसे हैं? एक कुशल प्रबंधक अधिक मात्रा में उत्पादन का प्रबंध उसी कुशलता के साथ कर सकता है, उसको हमें एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगा। जितना कि थोड़े उत्पादन का अर्थात प्रबंध के व्ययों का या स्थिर रखकर यदि अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो निश्चित रूप से फर्म की प्रति लागत इकाई घटेगी। तकनीकी बचतें। उत्पादन की तकनीक में सुधार करने पर बचतें प्राप्त होती हैं, उन्हें तकनीकी बचतें कहते हैं। आधुनिक मशीनें, बड़े आकार की मशीनें इत्यादि तकनीकी बचतें हैं। ऐसी दशा में जब उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तब प्रति इकाई लागत कम आती है। इसका प्रमुख कारण तकनीकी लागतें स्थिर लागतों का अधिक इकाइयों पर फैलाव होता है। उपयुक्त विवेचनों से स्पष्ट हो जाता है कि लागत वक्र की आकृति यू के आकार की क्यों होती है। अब बात करेंगे हम लॉन्ग रन कॉस्ट की। अभी तक हम शॉर्ट रन की बात कर रहे थे। दीर्घकाल वह समृद्धि है जिसमें उत्पादक प्रत्येक उत्पत्ति के साधन को इच्छानुसार एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। दीर्घकाल में उत्पत्ति का प्रत्येक साधन परिवर्तनशील हो जाता था, कोई साधन स्थिर नहीं होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के प्लांट का आकार, साइज ऑफ द प्रोडक्शन प्लांट भी परिवर्तनीय है। कैपेसिटी जो हमारी है, अगर हम 1000 बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में हम 2000 भी बना सकते हैं, 1500 भी बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में प्लांट भी चेंज हो सकता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में सब परिवर्तनशील है। अल्पकाल में प्लांट का आकार स्थिर रहता है, इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इससे विपरीत दीर्घकाल में प्लांट का आकार बदला जा सकता है अथवा उत्पादक एक प्लांट को छोड़कर अपेक्षाकृत अधिक कुशल प्लांट को अपना सकता है। ये बात भी ठीक है। प्रत्येक प्लांट उत्पादन की एक निश्चित सीमा तक उपयोगी है, अतः एक फर्म के उत्पादन के उस प्लांट का बिंदु तक प्रयोग करेगी जहां तक कि उत्पादन वृद्धि के साथ उत्पादन लागत में कमी होती है। दीर्घकाल में यदि कोई अन्य प्लांट पहले से स्थापित प्लांट की तुलना में किसी उत्पादन स्तर पर कम लागत को संभव बनाता है, तब ऐसी दशा में उत्पादन कम लागत देने वाले प्लांट पर स्थानांतरित हो जाएगा। सिंपल सी बात है जी। चलो, दीर्घकाल औसत लागत वक्र दीर्घकालीन कुल लागत वक्र की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। सूत्र की भाषा में से निम्न प्रकार लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। दीर्घकालीन औसत लागतें LAC, LTC दीर्घकालीन कुल लागतें और उसको उत्पादन की मात्रा से डिवाइड कर दिया। दीर्घकाल औसत लागत वक्र उत्पादन की विभिन्न उत्पादन मात्राओं की न्यूनतम संभव औसत लागत को व्यक्त कर रहा है कि क्या पॉसिबली लॉन्ग टर्म में हम इस मिनिमम कॉस्ट तक जा सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कर्व जो हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है जी। चलो, एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए कि सर अल्पकाल और दीर्घकाल में लागतों में क्या फर्क आएगा। तो जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं कि अल्पकाल में जो लागतें होती हैं वो परिवर्तनशील और स्थिर होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं दीर्घकाल की तो दीर्घकाल में जो हमारी स्थिर लागतें हैं वो भी परिवर्तनशील हो जाती हैं। क्योंकि यदि मान लो आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए लंबे समय में तो आप जरूरत पड़ने पे एडिशनल प्लांट भी लगा सकते हो, तो लॉन्ग टर्म में मेरी स्थिर लागत भी परिवर्तित हो जाती है। तो यही फर्क सिर्फ आने वाला है, बाकी जैसा हमने अल्पकाल में औसत लागत वक्र पढ़े थे वैसे ही दीर्घकाल में ही होने वाले हैं। लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार, मेजर डिफरेंस यही होगा। यदि दीर्घकाल में किसी वस्तु की मात्रा बढ़ जाए तब ऐसी दशा में उत्पादक बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अपने वर्तमान प्लांट का विस्तार कर सकते हैं अथवा प्लांट को ही बदल सकते हैं। प्रत्येक प्लांट उत्पादन की एक निश्चित सीमा तक ही उपयोगी है। ऐसी दशा में फर्म किसी प्लांट विशेष का उसी अवस्था तक प्रयोग करेगी जहां तक उत्पादन मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन लागत में कमी होती जाए। बढ़ेगा तो मैं ही बनाऊंगा प्रोडक्शन,
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में फर्म को प्लांट के आकार को बदलने की स्वतंत्रता होती है तथा दीर्घकाल में फर्म किसी उत्पादन स्तर को उत्पादित करने के लिए उस प्लांट का प्रयोग करेगी जो न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन कर सकेगा। लॉन्ग टर्म है, मैं अपने साथ डिसाइड कर सकता हूं मेरी लागतें कहां कम होती, मैं वो वाला प्लांट जो है वो उसका उपयोग करूंगा। इसलिए उत्पादित इकाइयों में एक इकाई और बढ़ाने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है वो सीमांत लागत कहलाती है। वस्तुतः दीर्घकालीन सीमांत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत में कोई मौलिक अंतर नहीं है, दोनों यू आकार के होंगे। इन दोनों में केवल इतना अंतर है कि अल्पकालीन सीमांत लागत कुल परिवर्तनशील लागत की परिवर्तित मात्रा में उत्पादित परिवर्तित मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होता है। पढ़ा था ना, चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन क्यू। लेकिन इसके विपरीत दीर्घकाल में चूंकि स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का कोई अंतर समाप्त हो जाता है, इसलिए दीर्घकालीन सीमांत लागत से आशय उस वृद्धि से है जो अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में होती। तो दीर्घकाल में क्या होगा आपका, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में लागत स्थिर और परिवर्तनशील है, लॉन्ग टर्म में परिवर्तनशील है, तो फर्क नहीं है, मतलब मौलिक अंतर कोई नहीं है, लेकिन फर्क क्या बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आपकी लागतें सब बदल सकती हैं, तो वो फर्क जो है सीमांत लागत बहुत ज़्यादा हो सकता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के वैसे ही संबंध रहता है जैसा कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र तथा अल्पकालीन औसत लागत वक्र के बीच होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यद्यपि यू आकार वाली होती है किंतु अल्पकालीन औसत लागत वक्र से कम निश्चित रहती है। इस प्रकार दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र की तुलना में अधिक समतल होता है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के सबसे निचले बिंदु पर काटती है, यह उपरोक्त स्थिति में दर्शाई गई थी। यहाँ दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को ए बिंदु पर काटती है, जो औसत लागत वक्र को सबसे निचला बिंदु बताएगी। ठीक बात है जी। तो ये तो था हमारा उत्पादन एवं लागत के बारे में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मैं आपके लिए लाइव सेशन प्लान करूंगा। लाइव सेशन में हम डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम रखेंगे, है। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा कि आपको डाउट्स हैं, फिर मैं आपके लिए लाइव जो है वो प्लान कर लूँगा, बात ठीक हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपको जानकारी देना चाहूँगा, मैग्नेट ब्रेन्स आपको सभी विषय के विषयवार वीडियोस उपलब्ध करवाता है। हमारे टॉप कोर्सेज की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध है। CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड, ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं। तो मज़े कीजिएगा और हमारे वीडियोस का लुत्फ़ उठाइएगा, बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।